नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम फिर बात करेंगे सियासत के मुद्दे पर। दरअसल बीजेपी कांग्रेस दोनों ऐसे चेहरों की तलाश में जो जीतने के साथ साथ सहानुभूति प्राप्त करने वाले भी हो। इस मामले में कांग्रेस ने अपने विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों पर भी दांव लगाया है। कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष रहे अजय सिंह राहुल जो चुरहट से चुनाव हार गए थे, उन पर दांव लगाया है। अभी हाल ही में जब ये हम कार्यक्रम शुरू करने जा रहे थे, उसके पहले खबर मिली कि मुरैना से भी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ रामनिवास रावत को लाया गया, चुनाव में उम्मीदवारी घोषित की गई है, क्योंकि वे भी विधानसभा का चुनाव हार गए थे। कह सकते हैं कि सहानुभूति का मामला इस बार कांग्रेस के लिए थोड़ा लाभ का सौदा नजर आ रहा है। और जहां तक बीजेपी की बात है, वो प्रत्याशी चयन के मामले में थोड़ा सा पिछड़ रही है। हंसी मजाक में तो लोग ये तक कहते हैं कि कहीं वो ऐसे लोगों को न ढूंढ रही हो जो कहीं ऐसा ना हो कि जीत जाए। ये परिहास में है, उपहास में है, और इसलिए भी है क्योंकि जो भाजपा का संगठन है, जो नेतृत्व है, उसकी खिल्ली अब लोग उड़ा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात है भाजपा के बारे में। इस पूरे मुद्दे पर इसलिए भी हम बात करेंगे क्योंकि 15 साल की भाजपा सरकार में जो सेकेंड लाइन की लीडरशिप थी वो खत्म हो गई है। इसलिए अब उम्मीदवारों से भरी भाजपा प्रत्याशियों के लिए खोज कर रही है और वो ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर बात करेंगे। स्टूडियो में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री शशि केशवानी जी और श्री देवदत्त दुबे जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। देवदत्त जी, इस पूरी बातचीत में जो नए नाम हैं उन पर कांग्रेस दांव लगा रही है, यानी नए खून को तवज्जो दे रही है। शैलेंद्र दीवान जो होशंगाबाद से कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो इसके एक तरह के कह सकते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रहे हैं। अगर हम हारे हुए की बात करें तो सहानुभूति के रूप में अजय सिंह जो अर्जुन सिंह के चिरंजीव हैं, उन पर कांग्रेस ने दांव लगाया है। और दूसरे हम अगर बात करें तो वो हैं अरुण यादव जो विधानसभा चुनाव हार गए थे मुख्यमंत्री उस समय के शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ। ये भी पूर्व मुख्यमंत्री सुभाष यादव के बेटे हैं। एक और उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव के बेटे हैं। एक और नाम है चंबल से रामनिवास रावत का, जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से पंजा लड़ाएंगे। तो कुल मिलाकर ये जो सारा मसला है वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी इस प्रोग्राम के पहले सूची थी 21 लोगों की, लेकिन प्रोग्राम शुरू होते हुए रामनिवास रावत का नाम इसमें जुड़ा। कांग्रेस ने 29 में से 22 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और बीजेपी अभी 18 पर ही अटकी हुई है। आपका क्या इसमें गणित है? देखिए, लगता है कि विधानसभा चुनाव से कांग्रेस ने सबक लिया है, उसने उसका अध्ययन किया है। उसी पैटर्न पर उसके जो प्रत्याशी सफल हुए हैं, नए नए चेहरे उसने विधानसभा में दिए थे। आप बुंदेलखंड में बात करें तो बिल्कुल जिला पंचायत सदस्य नया लड़का तरवर लोधी। मैं सिर्फ जरा सा बताऊं क्योंकि स्क्रीन पर कंप्यूटर बाबा की तस्वीर दिख रही है हमारे यहाँ। दरअसल कंप्यूटर बाबा वो हैं जो कभी भाजपा के साथ हुआ करते थे, अब कांग्रेस के साथ है। वहां भी वो उन्होंने टिकट मांगा था और यहाँ भी वो टिकट मांग रहे हैं कि कहीं से भी ला दीजिए, मैं लड़ने को तैयार हूँ। ये कंप्यूटर बाबा जो आपको बार बार स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जी देवदत्त जी, अपनी बात पूरी करें। तो कांग्रेस जहां नए प्रत्याशी देना वो नए दे रही हो, जहां वजनदार प्रत्याशी देना है, अनुभव का लाभ लेना है, भले वो विधानसभा का चुनाव किन्हीं परिस्थितियों में हार गए हों, लेकिन वो लोकसभा जीतने की क्षमता रखते हैं। तो कुल मिला के जोश और होश का समन्वय बनाकर कांग्रेस टिकट बांट रही है और एक एक सीट पर वो पहले कार्यकर्ताओं, वहाँ के नेताओं का फीडबैक लेने के आधार पर टिकट बांट रही है। लेकिन आप देखिए कि 15 साल प्रदेश में भाजपा सत्ता में रही और उसके लिए अधिकांश सीटों पर प्रत्याशी नहीं मिल रहे, और जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं वहाँ विरोध अभी भी जारी है। शहडोल में ज्ञान सिंह अभी भी अड़े हुए हैं, जबकि स्वतंत्र देव 2 दिन से उनको मना रहे हैं। बालाघाट में बोध सिंह भगत अभी तक अड़े हुए हैं। तो कितनी विडम्बना है कि जहाँ से रीति पाठक को टिकट दिया है विंध्य से, वहाँ पूर्व अध्यक्ष भाजपा के वो अड़े हुए हैं, इस्तीफा दे दिया है। जी बिल्कुल, कई लोग उनके खिलाफ बगावत कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी एक के बाद एक गलती करती चली जा रही है। टीकमगढ़ में भी पूर्व विधायक आरडी प्रजापति, वीरेंद्र खटी का विरोध कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि भाजपा ने जहां घोषित किए हैं वहां उनका विरोध हो रहा है प्रत्याशियों का, और इसी डर से वो आगे प्रत्याशी घोषित होने में डर रही है। और बहुत कई सीटों पर जो उसके गढ़ हुआ करते थे, भोपाल, इंदौर, विदिशा। फिर थोड़ा सा प्रयास कर लें, क्योंकि ये टिकटों का मामला हम कई दिनों से ले रहे हैं। ये डर इस बात पर है कि कहीं ऐसे को टिकट ना मिल जाए जो धोखे से जीत जाए। बिल्कुल, इस बात से भय लग रहा है, क्योंकि विनिंग कैंडिडेट अगर बीजेपी से बात करेंगे तो वो कहते हैं हमारे लीडरों की कोई कमी नहीं है,
बहुत सारे लीडर हैं, लेकिन जब खोज जाते हैं तो एक का पता नहीं चलता। यहाँ तक कहते कि हम स्टैचू को भी टिकट दे देंगे तो वो जीत जाएगी, कोई भी कार्यकर्ता हमारा जीत जाएगा, लेकिन प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहा। और मैं बात कर रहा था जो भाजपा के गढ़ हैं, जैसे भोपाल, इंदौर, विदिशा, सागर, ये भाजपा के गढ़ थे, जहां आप प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे अभी तक। तो इससे भाजपा की जो अंदरूनी कलह है और जो अंदर का खोखलापन है वो उजागर हो गया। और इस समय एक और बहुत बड़ी बात आपको बताएं कि पहले भाजपा के जो शीर्ष नेता थे, उनके यहाँ कोई जिले से नेता आता था तो वो उससे पूछते थे कि वहाँ क्या हाल है पार्टी के, थोड़ा तुम वहाँ भी देख लेना, थोड़ा ठीक कर लेना वहाँ से। आज जब जिले का कोई नेता भाजपा के बड़े नेताओं से मिलता है तो कोई चर्चा नहीं करता कि कहाँ ठीक करना है, ना पूछता है कि वहाँ क्या स्थिति है। जो आने वाला नेता अपनी व्यथा बना देता, सुन लेता है, वो कहते था देखते हैं, इस पे बात करते हैं। उनके पास तो इवेंट की टीम है ना, वो इवेंट की टीम ब्रीफ करती है, इवेंट की टीम सर्वे करती है, वो उस पर बात करते हैं। वो कहते हैं कार्यकर्ता तो क्या किसी ग्रुप में हो सकता है। इसलिए कांग्रेस के भाजपा के लोग इस बात पर अब इस बात से मुतमईन हो गए हैं कि जो कार्यकर्ता की राय है वो उनके लिए बहुत माने तवज्जो के लायक नहीं है, और जो उनके पास फीडबैक आता है एजेंसी के जरिए वो उस पर ध्यान देते हैं। अलग बात है कि जिताने के लिए वो कार्यकर्ताओं से कहते हैं और टिकटों की राय के मामले में वो फीडबैक लेते हैं एजेंसियों का। जी जी। और आप देखेंगे कि पूरे 27 सीटें 2014 में चुनाव में भाजपा ने जीती थी, और लगातार पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक चुनाव जीती। और आज वो 29 लोकसभा क्षेत्रों में एक एक दो दो विकल्प नहीं रख पाई कि यदि ये नहीं तो ये, कोई एक प्रत्याशी ढूंढे से नहीं मिल रहा। और मध्य प्रदेश आपको बता दें कि देश में भाजपा का संगठन की दृष्टि से सबसे मजबूत राज्य माना जाता है। था कर दीजिए आप। था जी हाँ, क्योंकि इसलिए कि अब जितनी भी जो लोग बगावत कर रहे हैं उनको समझाने के लिए कोई जा नहीं पा रहा, और कोई जा भी रहा है तो वो इतने छोटे कद के लीडर हैं कि जो बागी है वो उन पर कोई माने महत्व नहीं दे रहा है, कोई चिंता करने वाला दिखाई नहीं दे रहा है प्रदेश में। आप देखें, जो एक परिवार के मुखिया के नाते या जो संगठन के मुखिया के नाते कोई चिंता होती थी, वैसा कोई चिंता करने वाला नहीं दिख रहा है। जो अनुभवी लोग हैं वो घरों में बैठ गए हैं और बस एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, हमें क्या करना है। बिल्कुल। और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो प्रभारी भेजे हैं उनको अभी समझने में ही समय लगेगा। वो एक एक सीट पे नहीं सुलझा पा रहे गुत्ती, फिर 29 सीटों पे। प्रभारियों की बात तो फिर चूंकि विषय हमारा नहीं है, लेकिन आपने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो प्रभारी भेजे हैं वो किस तरह के, वो अलग बात है। लेकिन जो प्रभारी है मध्य प्रदेश के, वही मध्य प्रदेश के लिए अनजान है। सहस्त्रबुद्धे जी तो होली दिवाली आ जाते हैं, अभी चुनाव का वक्त है, आ गए, विधानसभा चुनाव का वक्त था, कुछ दिन दे दिए थे। ऐसा लगता है कि जैसे वो समय अगर दे रहे हैं तो भाजपा पर कुछ एहसान कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास वक्त की कमी है। लगता है वो पार्टी के अलावा कोई और भी काम देखते होंगे जिसमें वो अपना वक्त लगाते होंगे, लेकिन अभी तो पार्टी के लिए लीडरों की ज़रूरत है और वो उनके पास नहीं है ऐसे जिनकी लोग मान सके। खैर, ये इस पर कभी और बात करेंगे। शशि कुमार जी, जो हमने कहा कि विनिंग टू न्यू फेस, नए चेहरों पर कांग्रेस ज़्यादा दाव लगा रही है, उसने दो तरफा रणनीति लगता है अपनाई है कि एक तो वो नए चेहरे पर दाव लगा रही है और दूसरा जो हार गए हैं उनकी सहानुभूति बटोरने के लिए वो भी एक खेल खेल रही है, जिसमें अजय सिंह राहुल ने कहा अभी कल की बात है कि वो ये आखिरी चुनाव उनका होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो सीधी सी बात है कि वो अपने आखिरी चुनाव के नाम पर सहानुभूति का वोट भी लोगों से लेना चाहते हैं। क्या लगता है आपको? एक थोड़ा करेक्शन कर दूं। उन्होंने कहा अगर मैं चुनाव हार गया तो ये मेरा आखिरी इलेक्शन होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा ये चुनाव ही कोई आखिरी है ना। तो फिर इसका मतलब कि हारने के बाद तो वैसे भी आखिरी हो जाएगा। हाँ, वो तो हो ही जाता है, स्वाभाविक है। कांग्रेस तो फिर टिकट देने से नहीं वहां। हाँ, वो तो मिला ही इस शर्त पे कि चुनाव वो जीत के आएंगे। अब ये बातें तो राजनीति में सब सहानुभूति के लिए कही जाती हैं कि किसी तरीके से भी सहानुभूति इकट्ठी की जाए जी। बाकी जो नए चेहरों की बात है, नए चेहरे बहुत कम मिले हैं, जबकि शायद 8 एक कांग्रेस ने दिए हैं, 9 शायद बीजेपी ने दिए हैं। 9 कांग्रेस के, 9 कांग्रेस के हैं। मैं आपका तो सूची बता दूं कि जो कांग्रेस ने ऐलान किया है अपनी दूसरी सूची में 13 प्रत्याशियों का, उसमें सागर से प्रभु सिंह ठाकुर हैं, दमोह से प्रताप सिंह लोधी हैं, सतना से राजाराम त्रिपाठी हैं, रीवा से सिद्धार्थ तिवारी, सीधी से अजय सिंह राहुल, जौलपुर से विवेक तनखा, पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं वो, अभी राज्यसभा के सदस्य हैं। छिंदवाड़ा से नया नाम है नकुल नाथ, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के चिरंजीव हैं। मंडला से कमल मरावी, देवास से प्रहलाद टेपानिया, ये भी नया नाम है, ये गायक भी है, मशहूर गायक है। उज्जैन से बाबूलाल मालवी, खरगोन से डॉक्टर गोविंद मुजालदा, खंडवा से अरुण यादव, और कह सकते हैं कि कंप्यूटर बाबा भी चुनावी मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं। देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है अब
ये कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, बाबाओं और अम्माओं की राजनीति से इनको थोड़ा ऊपर ही आ जाना चाहिए। ये बाबा कभी भाजपा में चले जाएंगे, कभी कांग्रेस में आ जाएंगे, ये तो रोज इनका खेल नौटंकी चलती रहेगी, है ना। लेकिन आश्चर्य की बात यह है बीजेपी के लिए कि भोपाल जो उनका गढ़ हुआ करता था, जो सीट उनकी जीती हुई सीट के कहते थे, 15 दिन हो गए आज उस सीट को। 15 दिन में उनको एक कैंडिडेट नहीं मिला जहां पे उनके सारे शीर्ष नेता कह रहे थे एक से एक बड़े लोग हमारे पास लड़ने के लिए तैयार हैं। जो टिकट मांगने वाले थे वो चुपचाप घर जाके बैठ गए हैं। 15 दिन में दिग्विजय सिंह ने जितना काम कर लिया है, आप सोचिए 15 दिन में दूसरा बीजेपी का होता कुछ तो काम करता, 10 दिन में कर लेता, 5 दिन में कुछ काम करता। 15 दिन था वो सीधा पिछड़ गए हैं। अब तो मजाक में बात ये चल रही है कि भाजपा ने भोपाल से चुनाव ही नहीं लड़ेगी, ये सीट छोड़ दी है दिग्विजय सिंह के लिए। जिस तरीके से कहा ना आपने कि कहीं जीतने वाला कैंडिडेट न मिल जाए हमें, वो स्थिति हो रही कि यहाँ तो कैंडिडेट ही नहीं है उनके पास। सारे बड़े से बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता, प्रदेश स्तर के नेता, लोकल नेता, सारे नाम आ गए, चले गए, सब घर बैठे हुए हैं, अभी तक किसी का फाइनल नहीं हुआ। एक गॉसिप कॉलम में तो ये भी छपा अखबार में कि दिग्विजय सिंह ने इलेक्शन में उतरने के पहले अपने गुजरात कनेक्शन से इस बारे में बात की थी, और जब उनको वहां से ग्रीन सिग्नल मिल गया तब उन्होंने हाँ किया है, क्योंकि उनको पता है कि गुजरात कनेक्शन मतलब बीजेपी में 2 जो बड़े लीडर वहां से आते हैं। हो सकता है कि बाद में अगर वो वादा खिलाफी करें तो कोई तगड़ा उम्मीदवार आ जाए, और अभी तक तो ये दिख रहा है कि जो गुजरात कनेक्शन है जिसकी अफवाह है वो शायद काम कर रहा है। मतलब ये तो मानते हैं ना, कांग्रेस ने एक दमदार उम्मीदवार लाए हैं जिसकी वजह से भाजपा के, आज तो हमने छापा भी है अपने अखबार में, जी। पसीने छूट गए हैं भाजपा के एक कैंडिडेट ढूंढने में। मतलब कहते हैं लोग तो कि भाजपा में भी जितनी दिग्विजय सिंह की पेट है उतनी किसी कांग्रेसी नेता की नहीं है। शायद ये वही काम कर रही है उनकी पेट कि उनके सामने कोई कैंडिडेट आ ही नहीं पा रहा। ये उनका तालमेल है, उनका सामंजस्य है। हमारे साथ वैसे चर्चा में जुड़ गए टेलीफोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार राजेश चतुर्वेदी जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार भाई। हम लोग बात कर रहे थे कि बीजेपी अपने गढ़ जो है वहां भी प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है, चाहे वो इंदौर की बात हो, विदिशा की बात हो, भोपाल की बात हो। क्या वजह है? क्या हंसी मजाक में ये भी चल पड़ा है आजकल कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको जिताऊ उम्मीदवार मिल जाए, और वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई मिल जाए जो कहीं जीत ना पाए। हालांकि ये मजाक की बात है, हर पार्टी जीतने की बात कर रही है। भाजपा ने तो ये भी कहा एक बार कि अब की बार 400 पार, लेकिन उम्मीदवार नहीं मिलने को या उम्मीदवार की देर से घोषणा होने पर आपकी क्या राय है? इसकी वजह क्या है? नहीं देखिए राघवेंद्र जी, ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी के पास उम्मीदवारों का संकट हो, लेकिन देखिए क्या है कि केंद्र में बीजेपी 5 साल पावर में रह चुकी है। उसके कंधों पर एंटी इनकम्बेंसी का बड़ा भारी बैगेज है। सिर्फ 5 साल में? हाँ, पिछले 5 साल में 2014 में जो बीजेपी ने तमाम वादे किए थे उस पे जनता जनार्दन में जो परसेप्शन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। तो जाहिर है कि पार्टी जो विनेबिलिटी है उसको प्राइम फैक्टर बनाते हुए ही कैंडिडेट्स का चयन करेगी। बेशक, लेकिन राजेश जी, जनता में ये सवाल है कि जो गढ़ हैं बीजेपी के, वहां इतनी चिंता क्यों? जो गढ़ नहीं वहां घोषित कर दिए, इंदौर, भोपाल, विदिशा, ये तो उसके ऐसे हैं जो 40 साल से जहां भाजपा अजय रही है, अविजित रही है, यहां नहीं मिलने की क्या वजह है? नहीं देखिए, जैसे आप जिन इलाकों का जिक्र कर रहे हैं उसमें भोपाल का अहम उदाहरण लें अगर, तो भोपाल में नो डाउट 84 के बाद कांग्रेस जीती नहीं है, लेकिन यहाँ इस सीट का जो नेचर है वो पोलराइजेशन के कारण, ध्रुवीकरण के कारण बीजेपी के फेवर में रहा है विगत 3.5 मतलब 35 साल से जी। मगर अब भोपाल में क्या है कि कैंडिडेट जो है चेंज करते रहे बीजेपी के लोग। इंदौर में वो हुआ नहीं है, 30 साल से एक ही कैंडिडेट हैं जो मैदान में आती रही हैं। अब ये सवाल उन पर है कि बीजेपी ने वहां इंदौर में नई लीडरशिप डेवलप नहीं की, और उसी का वो उनको उसकी चिंता करनी पड़ रही है कि आप सुमित्रा महाजन अगर नहीं तो कौन, वहां स्थिति है कि कौन वहां चुनाव लड़ेगा। मैंने ये टोटा पड़ गया उनके पास कि अगर ये नहीं तो कौन। फिर तो वो कहते हैं कि हमारे पास तो लीडरों की बहुत लंबी कतार है, कोई वार्ड का कार्यकर्ता ही हरा देगा दिग्विजय सिंह को, कहीं कहते हैं कि हमारा ब्लॉक वो मंडल अध्यक्ष ही हरा देगा। तो जब ये बातें होती हैं तो फिर हेलो जी,
ये बात तो इसलिए की जाती है ताकि हमको इलेक्शन नहीं लड़ना पड़े। मैंने आप जब ये कहेंगे कि हमारा साधारण कार्यकर्ता भी कांग्रेस को हरा सकता है भोपाल में, तो इसका मतलब है कि आप इलेक्शन से बचना चाहते हैं और आप अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं। चलिए फिर तो ये भी हो जाएगा कि हम इलेक्शन में किसी को खड़ा नहीं करेंगे तब भी हम ही जीतेंगे, क्योंकि चुनाव के लिए तो कह ही रहे हैं कि केवल कमल निशान ही हरा देगा कांग्रेस को जी। अगर केवल कमल निशान मैदान में रहेगा फ्रे में तो वही हरा देगा। बिल्कुल, लेकिन हमने आपकी चर्चा के पहले ये भी कहा था कि कांग्रेस ने 22 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, बीजेपी ने सिर्फ 18 प्रत्याशियों पर मोहर लगाई, ऐलान किया है। अभी हाल ही में रामनिवास रावत को उन्होंने खड़ा किया है मुरैना से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ। एक तरफ कांग्रेस ने क्या किया है राजेश जी कि नए चेहरों पर भी दाव लगाया है, जैसे होशंगाबाद से शैलेंद्र दीवान, ये एक नया चेहरा है। तो और उसके बाद अगर हम दूसरे पुराने चेहरे की बात करें तो अजय सिंह राहुल को उन्होंने सीधे से टिकट दिया है। पुराने चेहरे हैं, चुनाव हार गए हैं विधानसभा का, लेकिन सहानुभूति का वोट उनको मिल सकता है। उनके परिवार की जो पृष्ठभूमि वो होगी, अभी चुनाव हारे तो लोगों को इसका अफसोस होगा। तो कांग्रेस ने दो तरह की रणनीति पर काम किया, एक तो नए चेहरे बिल्कुल फ्रेश, दूसरा वो चेहरे जिनके हारने पर सहानुभूति के वोट मिल सकते हैं। क्या ये रणनीतिक हिस्सा है? नहीं, बिल्कुल है राघवेंद्र जी। देखिए, कांग्रेस ने जो पुराने सियासी घराने हैं पार्टी के, उन चेहरों को महत्व दिया है और आप ठीक कह रहे हैं कि नए चेहरों को भी मैदान में उतारा है, ताकि चेहरों के नाम पे जो एक जो मतदाता में एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है कि भाई बार बार वही चेहरा रिपीट, वो हार भी रहे हैं और उनको रिपीट भी कर रही है पार्टी। और एक नया चेहरा कमलनाथ के चिरंजीव नकुलनाथ भी है, हालांकि वो मुख्यमंत्री के पुत्र, लेकिन चेहरा तो नया युवा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें मतलब उन्होंने कमलनाथ को ही तरजीह दी है कांग्रेस ने। अब कमलनाथ तो असेंबली का बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, तो ये स्ट्रेटजी पे काम किया है निश्चित रूप से कांग्रेस ने। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास राजेश जी, अगर आपके पास वक्त हो तो फोन पर जुड़े रहिए। अभी मैं चर्चा स्टूडियो में मौजूद है हमारे पास दो वरिष्ठ पत्रकार श्री देवदत्त दुबे जी और शशि कुमार केसवानी जी। शशि जी, जैसा हमने बातचीत में कहा था कि 8 नाम जो है वो कांग्रेस के घोषणा होना बाकी है, बाकी उन्होंने 22 पर घोषित कर दिए हैं। एक तरह से कहेंगे 7 नाम की बात करें, 7 नाम रह गए, लेकिन कुछ सूची जो है जिसको दोहराना चाहते हैं वो ये कि दमोह से भाजपा के प्रहलाद पटेल हैं और उनके खिलाफ उन्हीं की स्वजाति बंधु प्रताप सिंह लोधी। रीवा से जनार्दन मिश्र हैं तो खिलाफ है उनके सिद्धार्थ तिवारी। खंडवा से नंद कुमार सिंह चौहान है तो उनके विरुद्ध है अरुण यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री अरुण यादव के सुभाष यादव के चिरंजीव हैं ये। सतना से गणेश सिंह है और उनके खिलाफ राजाराम त्रिपाठी, वहां से पूर्व विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह का नाम भी चला था लेकिन वो नाम कट गया है। जौलपुर से हैं राकेश सिंह और उनके खिलाफ है विवेक तनखा, पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं लेकिन उस बार वो हार गए थे। टीकमगढ़ से है वीरेंद्र खटीक, उनके खिलाफ है किरण अहिरवार। सीधी से रीति पाठक, उनके खिलाफ अजय सिंह राहुल। शहडोल से हिमाद्री सिंह है और उनके खिलाफ है हिमाद्री सिंह बीजेपी की है और प्रमिला सिंह कांग्रेस की है। मंडला से भाजपा के फग्गन सिंह कुलस्ते और कांग्रेस के कमल मरावी। बालाघाट से ढाल सिंह बिसेन और मधु भगत कांग्रेस के। मंदसौर से सुधीर गुप्ता, कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन। बैतूल से दुर्गादास उइके और रामू टेकाम। होशंगाबाद से भाजपा के राव उदय प्रताप सिंह और कांग्रेस के शैलेंद्र दीवान। खरगोन से गजेंद्र पटेल और डॉक्टर गोविंद मुजालदा, ये कांग्रेस के हैं। और उज्जैन से है अनिल फिरोजिया और बाबूलाल मालवीय। लेकिन शशि कुमार जी, सवाल यही आ रहा है कि जो कांग्रेस की रणनीति है उसमें तो वो बीजेपी से बहुत बढ़त लेकर चल रही है, उसके प्रत्याशियों को मौका मिल रहा है लोगों के बीच जाने का, नाराज लोगों को मनाने का। बीजेपी का जहाँ तक मामला था, देवदत्त ने शुरुआत में कहा था कि जो उनके डैमेज कंट्रोल वाले लोग हैं वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। बोध सिंह भगत सांसद हैं बालाघाट के, अभी सिटिंग, वो बागी हो रहे हैं, टिकट के लिए उन्होंने नामांकन खरीद लिया है। ज्ञान सिंह की बात करें शहडोल से, वो बगावत पर उतारू हैं। तो क्या जो हमने शुरुआत में कहा था कि भाजपा का जो नेतृत्व है उसमें कोई ऐसा कद्दावर आदमकद लीडर नहीं है जो लोगों के पास जाए, उनको समझाए और वो बागी उसकी बात मान जाए? भाजपा में दिक्कत क्या हुई है, हर नेता जो भी बीजेपी का नेता है वो कद्दावर नेता बन गया है। छोटा नेता कोई रहा ही नहीं है, अब छोटे नेताओं का टोटा पड़ गया है। एक कहावत है कि बारात में जब सब दूल्हे होंगे, ठाकुर हो तो फिर नाय का काम कौन करेगा? तो वो दिक्कत ये हो गई है कि सब जो है कद्दावर नेता हो गए हैं।
कोई किसी को मनाने के लिए राजी नहीं है। अब पिछले चुनाव का अगर हिसाब देखें, कांग्रेस ने अकेले दिग्विजय सिंह ने सारे लोगों को मैनेज किया था, अकेले एक आदमी ने। उस टाइम पे बीजेपी बहुत पिछड़ गई थी, अपने रूठे हुए नेताओं को नहीं बना पाई थी। अब उससे बदतर हालत हुई है। पहले तो शिवराज जी ने कुछ लोगों को समझाया, बात कर ली थी, अब वो तो घर बैठ गए हैं बिल्कुल ही अलग होके। अब कौन बचा यहाँ पे? यहाँ पे बीजेपी अध्यक्ष जो हैं वो खुद रूठे हुए बैठे हुए हैं, तो वो किसको मनाने जाएंगे? तो हर आदमी की अपनी दिक्कत है। वो क्यों रूठे बैठे हैं? नहीं, उनको तवज्जो उतनी दी नहीं गई सीट बंटवारे को लेके, जिस तरीके से उनको अनदेखा किया गया है, तो वो उस चीज से नाराज हैं, बिल्कुल कहीं खुश नजर नहीं आया। आपने कहीं इतने दिनों में एक उनकी सभा या एक कहीं बयान या कहीं दूसरा कोई टीवी पे कहीं देखा है उनको? हमें तो महसूस भी नहीं होता कि कोई भाजपा में अध्यक्ष मध्य प्रदेश में है भी कि नहीं है। अभी स्थिति ये है, आपने कितने दिनों से इसमें गलती अध्यक्ष थोड़ी ना है, जिन्होंने उनको चुना उनकी गलती है। नहीं, भाई अध्यक्ष को बनाने वाले जो है उनकी गलती है। वो नहीं, तो वो बेचारे वहां के सांसद हैं, 2 बार 3 बार से जीत रहे हैं चुनाव लगातार। सांसद है वो, तो उनको जीतने की खुद मुश्किल हो गई है इस बार। वो हालांकि जब फॉर्म भरने गए थे उस दिन दावा कर रहे थे मैं तीसरी बार भी जीतूंगा, बराबर सब करूंगा। लेकिन जो ऊपर के नेता हैं वो बहुत ऊपर देखने लगे हैं, वो नीचे उनकी नजर ही नहीं जा रही है। वो खुद चुनाव अपने जीतने के चक्कर में लगे हुए हैं सब, कि हम तो जीत जाएं। लेकिन कांग्रेस ने जो दाव खेला है कि पराजित उम्मीदवारों को भी उतारा है कि सहानुभूति के वोट मिलेंगे, और नए चेहरों पर भी दाव लगाया है, और उसमें मैंने 2-3 नाम गिनाए। देखिए उसपे क्या है, उन्होंने एक तालमेल बना के किया है। उन्हें तालमेल वही बनाए, हारे हुए उन्हीं को दिए हैं जिनको सिंपैथी वोट मिलेंगे, उम्मीद है जिनको मिलेंगे। अजय सिंह की 2-3 वजह हैं। जो मदर का उनकी केस भी चल रहा था, प्रॉपर्टी को लेकर एक विवाद चल रहा था, वो भी खत्म हो गया। वो केस जीत गए, सुप्रीम कोर्ट से केस जीत भी गए वो, है ना। उसके अलावा जब शिवराज के खिलाफ अरुण यादव चुनाव जो लड़े, तो वो एक सिंपैथी है उनके साथ, कि साहब वो सीएम के खिलाफ उनने कुर्बानी दी थी और सब इनको वोट देना चाहिए, काम करने वाला है। क्या है, कांग्रेस वाले नेता लोगों से संपर्क में रहे। बीजेपी का संपर्क जो है लोगों से टूट गया। वो सिर्फ जैसा आप कह रहे थे कि मैनेजमेंट कंपनियों से रह गया है, इवेंट कंपनियों से रह गया है, उनका संपर्क सिर्फ उन्हीं तक सीमित हो गया है। वो सीमित संपर्क में यही होता है। कहीं आपको इतने दिनों में इलेक्शन टाइम आ गया है, कहीं महसूस हुआ भाजपा है यहाँ पे भोपाल में, कहीं कुछ उसका असर है, या उनका किसी विधायक का, किसी पार्षद को कुछ काम करते हुए, या कहीं ऐसा कुछ नजर नहीं आता। भोपाल देख लीजिए, इंदौर देख लीजिए। बिल्कुल। देवदत्त जी, सवाल ये है कि जो बीजेपी हमेशा कहती थी कि उसके पास 1 से लेकर 10 तक ऐसे उम्मीदवार हैं एक एक क्षेत्र में जो बराबर के कद के हैं। अब रणनीति हो सकती है कि वो आखिरी में ऐन वक्त पर उम्मीदवारों को खड़ा करे, लेकिन वो रणनीति होगी तो कितना फायदा होगा, कितना नुकसान, तो समय बताएगा। लेकिन अभी फिल वक्त तो बीजेपी पिछड़ रही है और कांग्रेस की बढ़त है। लेकिन जो आपने शुरुआत में कहा था कि जो उनके पास लीडर हैं डैमेज कंट्रोल करने वाले, उनकी कोई सुन नहीं रहा है। और जैसा अभी शशि जी ने कहा कि जो अध्यक्ष है वो भी थोड़ा सा परेशान है। आपको लगता क्या है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश का संगठन, या पार्टी हाईकमान? देखिए, मिला जुला काम है कि प्रदेश का नेतृत्व जिन 15 सालों से जिन हाथों में रहा, सत्ता, संगठन सब कुछ संभाले रहे, उनकी भी जिम्मेदारी थी कि यहाँ नेतृत्व खड़ा करते, और राष्ट्रीय हाईकमान की जिम्मेदारी थी कि वो ऐसा प्रदेश अध्यक्ष, ऐसा नेतृत्व मध्य प्रदेश को देते जो समीक्षा करते बीच बीच में, जो क्योंकि कमजोर लीडरशिप तो अल्टीमेटली पार्टी को नुकसान कर रही है। और उसके ऐसा नहीं कि विधानसभा में हार गया तो लोकसभा में जीत जाएंगे। जो कमजोर कड़ियां विधानसभा में थी, वो कमजोर कड़ियां अभी भी बरकरार हैं। तो फिर आप अच्छा परफॉर्म कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल, विधानसभा की हार से जैसे भाजपा ने सबक ही नहीं लिया। आप देखें, उस समय भी विधायकों का कहा गया था कि 80 से 100 टिकट बदल दो संघ सर्वे में, लेकिन नहीं बदल पाए। वो 40-44 ही टिकट बदल पाए। ऐसा अभी कहा था संघ सर्वे ने कि लगभग 16 सांसदों के आप टिकट बदलिए, लेकिन अभी तक 5-6 ही बदल पाए। और वो जो नेतृत्व उस समय था, जिसके प्रति कार्यकर्ताओं की वो आस्था नहीं बन पाई थी, धमक जो होती है। थोड़ा सा रोक रहा हूँ मैं। संघ तो अब भाजपा में भौजाई हो गई है, उसकी सुनता कोई नहीं है, मदद सब मांगने जाते हैं। लेकिन आप देखिए, विधानसभा चुनाव के दौरान भी संघ की लाइन को कम महत्व दिया गया, और लोकसभा में ये स्थिति है कि वो संघ पूछा बार बार, उमा भारती जी आप चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहती? वो साध्वी उसकी प्रज्ञा की बात करते हैं कि वो क्यों नहीं इलेक्शन लड़ना चाहती। तो संघ को सुन नहीं रहा है। आपकी इसमें बहुत संक्षेप में टिप्पणी।
बिल्कुल, पिछले बार भी संघ की नहीं सुनी गई थी, इस बार भी नहीं सुनी, ना तो प्रत्याशी चयन में और ना संगठन में, क्योंकि संघ केवल उनके लिए अब चुनाव में और मतदान केंद्र के लिए काम करने, पर्ची बांटने, उसके लिए रह गया है। और मार्गदर्शक मंडल जैसा इन्हें अपने नेताओं यानी भाजपा में भी अब यह कि यूज एंड थ्रू का मामला है जी, इस्तेमाल करो और उसके बाद उसको किनारे कर दो। वक्त हमारे पास खत्म चला है। दोनों आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत संक्षेप में 1-2 वाक्यों में। जी, मेरे को तो लग रहा है जैसे कि याद होगा आपको, जनसंघ के जमाने में पहले लोग जाते थे जी, जनसंघ के लोग, कि आप चुनाव लड़ लो, वो आदमी मना करता था। शिवकराम सोभानी भोपाल से 3-4 बार जनसंघ से चुनाव लड़े, जबरदस्ती उनको लड़ाया जाता था कि एक कैंडिडेट हमारा खड़ा हुआ है। मेरे को लग रहा है वही स्थिति लग रही है अभी तो मेरे भोपाल में। उम्मीद करते हैं कि पार्टी अपने आप को सुधारेगी और लोकतंत्र के इस माने यज्ञ में कुछ रोचक स्थिति भी होंगी और कुछ अच्छी चीज निकल कर आएंगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर के इस रंग को हम यही समेटते और दर्शकों को ये बता दें कि कांग्रेस की रणनीति अभी थोड़ी सी ताकतवर है और बीजेपी कह सकते हैं कि अभी अपने पत्ते खोलने के लिए इंतजार कर रही है किसी मुहूर्त का। आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आपको बता दें कि ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग में ग्रामीण अब सबसे आगे है, देहात के लोग भी इस पर कह सकते हैं कि शहरी लोगों को पीछे छोड़ रहे हैं। आम धारणा यह है कि भारत में ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस सब्सक्राइब करना शहरी चलन है, लेकिन ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम के प्रेसिडेंट टीवी रामचंद्रन के मुताबिक हालात इसके उलट है। उन्होंने कहा कि देश में वीडियो स्ट्रीमिंग देखने वालों की अगर हम बात करें तो 65% ग्रामीण क्षेत्रों से ये सारा मामला आ रहा है। यह स्थिति तब है जब गांव में इंटरनेट की कनेक्टिविटी सिर्फ 40% है। रामचंद्रन ने कहा कि सस्ते डेटा प्लान के कारण ग्रामीण इलाकों में लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में भी अभी स्मार्ट टीवी की पहुंच नहीं है, लिहाजा लोग मोबाइल फ़ोन पर इन सर्विसेज का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। भारत में अभी अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और अल्ट बालाजी, G5 जैसे कुल 32 वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह ट्रेंड जिस तेजी से बढ़ रहा है उससे आने वाले समय में केबल टीवी और DTH कंपनियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। बोस्टन कंसल्टिंग फर्म के मुताबिक 2023 तक भारत में ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग का बाजार करीब 35,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मोबाइल डेटा की दर दुनिया में सबसे कम है और यही वजह है कि अब देहात के लोग भी इस मामले में शहरी लोगों को पीछे कर रहे हैं या पछाड़ रहे हैं। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।